राजकुमारी सत्यभामा का अभिमान द्वारका से दूर एक समृद्ध राज्य था, विदेह। वहां की राजकुमारी सत्यभामा अनुपम सौंदर्य और अतुलनीय वैभव की स्वामिनी थी। उनका जन्म राजमहल में हुआ था, इसलिए उन्हें अपने सौंदर्य, संपत्ति और शौर्य का बहुत अभिमान था। सत्यभामा को लगता था कि संसार में कोई भी उनके योग्य नहीं है। उनके पिता राजा सत्यकेतु विदेह के प्रतापी राजा थे। वे सत्यभामा के विवाह के लिए योग्य वर की खोज में थे। कई राजकुमारों ने सत्यभामा के सामने विवाह प्रस्ताव रखा, परंतु वह हर किसी को तुच्छ समझकर अस्वीकार कर देती। नाचकुमार का प्रवेश इसी समय एक रहस्यमयी राजकुमार नाचकुमार विदेह पहुंचा। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह तलवार से युद्ध करते समय इतनी फुर्ती और लयबद्ध गति से चलता था कि ऐसा प्रतीत होता मानो कोई नृत्य कर रहा हो। उसके शौर्य और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा सत्यकेतु ने नाचकुमार को सत्यभामा के सामने विवाह प्रस्ताव के लिए बुलाया। नाचकुमार का तेजस्वी व्यक्तित्व, आकर्षक वाणी और अडिग आत्मविश्वास देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग प्रभावित हो गए, परंतु सत्यभामा अपने अहंकार में डूबी रही। उन्होंने नाचकुमार को देखा और व्यंग्य भरे स्वर में बोली, राजकुमार, आप जितने सुंदर हैं उतने ही अहंकारी भी लगते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि मैं स्वयं सौंदर्य और धन की देवी हूं? इस संसार में कोई भी मेरे योग्य नहीं है। नाचकुमार मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी, सौंदर्य और संपत्ति क्षण भंगुर होते हैं। सच्चा सम्मान न गुणों से मिलता है और न धन से, बल्कि आत्मा की शुद्धता से मिलता है। सत्यभामा हंसी और बोली, तो क्या तुम मुझसे श्रेष्ठ हो? नाचकुमार ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, श्रेष्ठता की परीक्षा युद्ध में होती है। यदि तुम सच में इतनी महान हो तो एक शर्त स्वीकार करो। यदि मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम्हें अपने अभिमान का त्याग करना होगा, और यदि तुम मुझे हरा दो तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि तुमसे बड़ा कोई नहीं। अभिमान का पतन राजसभा में यह घोषणा होते ही सभी चकित रह गए। सत्यभामा ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। महल के विशाल युद्ध क्षेत्र में दोनों आमने सामने आए। सत्यभामा को अपने बल और कौशल पर पूरा भरोसा था, लेकिन नाचकुमार की तलवारबाजी अप्रतिम थी। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, सत्यभामा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन नाचकुमार की फुर्ती के सामने उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हुई। कुछ ही क्षणों में नाचकुमार ने उनकी तलवार छीन ली और कहा, राजकुमारी, शास्त्र कहते हैं कि अभिमान अज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान विनम्रता का। सत्यभामा की आंखों में पहली बार हार की पीड़ा के साथ साथ आत्मबोध भी जागा। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने जीवन भर अपने अहंकार में सच्चे गुणों को अनदेखा किया। उन्होंने झुककर नाचकुमार को प्रणाम किया और कहा, आज मैंने जाना कि सच्चा सम्मान शक्ति या संपत्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान और विनम्रता से मिलता है। मेरा अभिमान अब समाप्त हो गया है। राजा सत्यकेतु भी यह देखकर प्रसन्न हुए और सत्यभामा का विवाह नाचकुमार से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सत्यभामा एक आदर्श रानी बनी, जिन्होंने अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया और जीवन भर विनम्रता व सेवा का मार्ग अपनाया। सीख यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार हमेशा पराजय का कारण बनता है, जबकि विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है। सत्यभामा का नया जीवन, सत्यभामा और नाचकुमार का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से संपन्न हुआ। विदेह राज्य में उत्सव का माहौल था। सत्यभामा, जो पहले केवल अपनी सुंदरता और धन पर गर्व करती थीं, अब एक नई यात्रा पर थीं। नाचकुमार के संग उन्होंने न केवल जीवन का सही अर्थ समझा, बल्कि अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य करने का संकल्प भी लिया। पहला निर्णय, शादी के बाद सत्यभामा ने पहला निर्णय यह लिया कि वे महल के बाहर भी जाकर प्रजा के वास्तविक जीवन को देखेंगी। अब तक वे सिर्फ स्वर्ण जड़ित महलों और रेशमी वस्त्रों में अपना जीवन बिता रही थीं, लेकिन नाचकुमार ने उन्हें समझाया कि एक सच्ची रानी वह होती है जो अपनी प्रजा का दुख दर्द समझे। सत्यभामा ने पहली बार गरीबों की बस्तियों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि कई स्थानों पर लोग भूखे सोते हैं, किसानों को उचित दाम नहीं मिलता और कुछ महिलाओं को बुरी तरह से शोषित किया जाता है। यह देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत महल में लौटकर एक सभा बुलाई और कई सुधार लागू करने की घोषणा की। 1. कृषि कर में कटौती। सत्यभामा ने किसानों से लिया जाने वाला कर आधा कर दिया ताकि वे अपनी उपज का उचित लाभ उठा सकें। 2. नारी शिक्षा अनिवार्य। उन्होंने महिलाओं के लिए एक शिक्षा केंद्र स्थापित करवाया
ताकि वे भी सशक्त बन सकें। 3. धन का सही उपयोग। महल का अतिरिक्त सोना और आभूषण बेचकर एक बड़ा चिकित्सालय बनवाया गया, जिससे गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले। परख की घड़ी समय बीतता गया और विदेह राज्य समृद्ध होने लगा। सत्यभामा अब प्रजा की प्रिय रानी बन चुकी थी, लेकिन उनकी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन पड़ोसी राज्य मालवा के राजा भानु प्रताप ने विदेह पर आक्रमण कर दिया। उनका उद्देश्य था सत्यभामा को सबक सिखाना, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि एक स्त्री शासन कर सकती है। जब संदेशवाहक ने यह समाचार सत्यभामा को दिया तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि नाचकुमार ही सेना का नेतृत्व करेंगे, लेकिन सत्यभामा ने घोषणा की, इस राज्य की रक्षा करना अब मेरा धर्म है। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगी। यह सुनकर नाचकुमार मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच्ची योद्धा बन चुकी हो सत्यभामा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। रणभूमि में सत्यभामा युद्ध का दिन आया। सत्यभामा ने सोने और रत्नों से जड़ी रानी की पोशाक छोड़कर एक सजीव योद्धा की तरह कवच धारण किया। उनके हाथ में तलवार चमक रही थी और उनका और नाचकुमार की वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। उनकी विजय ने न केवल विदेह को और अधिक समृद्ध बनाया, बल्कि अन्य राज्यों को भी यह संदेश दिया कि एक सशक्त नारी केवल महल की शोभा नहीं, बल्कि रणभूमि की विजेता भी हो सकती है। युद्ध के बाद सत्यभामा ने राज्य की भलाई के लिए और अधिक सुधार लाने का निर्णय लिया। अब वे केवल एक रानी नहीं, बल्कि जनसेविका बन चुकी थीं। न्याय और प्रशासन में सुधार। 1. खुली दरबार प्रथा। सत्यभामा ने आदेश दिया कि हर सप्ताह एक दिन राजा और रानी स्वयं आम नागरिकों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इससे न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी बनी। 2. विद्या और शौर्य का मेल। उन्होंने महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष गुरुकुल स्थापित करवाए, जहां शिक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए जाते थे। अब कोई भी नारी अबला नहीं कहलाती थी। 3. व्यापार और कृषि में क्रांति। नाचकुमार के सहयोग से सत्यभामा ने राज्य में व्यापार को बढ़ावा दिया। दूर दराज के देशों से वस्त्र, मसाले और धातुओं का आयात निर्यात होने लगा, जिससे विदेह एक संपन्न व्यापार केंद्र बन गया। समाज के प्रति सेवा भाव। अब सत्यभामा अपने महल की चकाचौंध छोड़कर अक्सर गांवों में जाने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान अपनी बेटी की शादी के लिए दर दर भटक रहा था। सत्यभामा ने तुरंत राजकोष से धन देकर उस लड़की का विवाह कराया। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि विदेह में कोई भी कन्या धन के अभाव में अविवाहित नहीं रहेगी। एक और परीक्षा। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक विदेह पर एक नई आपदा आई। भयंकर सूखा। वर्षा न होने के कारण खेत सूख गए, जलाशय खाली हो गए और जनता भुखमरी का शिकार होने लगी। सत्यभामा के सामने यह एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने बिना विलंब किए नाचकुमार के साथ सभी मंत्री और विद्वानों को बुलाया। कई योजनाएं बनाई गईं। 1. नदी जोड़ो अभियान। सत्यभामा ने पास की नदियों को जोड़ने का आदेश दिया ताकि जल की उपलब्धता बनी रहे। 2. राशन वितरण योजना। राज्य के सभी नागरिकों को निशुल्क भोजन और अनाज बांटने का निर्णय लिया गया। 3. वृक्षारोपण अभियान। पूरे राज्य में पेड़ लगाने का कार्य आरंभ किया गया ताकि वर्षा आकर्षित हो और पर्यावरण संतुलित रहे। इन प्रयासों से कुछ ही महीनों में विदेह में स्थिति बेहतर होने लगी। वर्षा हुई, किसान फिर से खेतों में लौटे और राज्य की समृद्धि वापस आ गई। सत्यभामा का अंतिम संदेश। वर्षों बीतते गए। सत्यभामा और नाचकुमार ने विदेह को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। वे केवल राजा रानी नहीं, बल्कि युग निर्माता बन चुके थे। एक दिन सत्यभामा ने महल की सबसे ऊंची छत से विदेह को देखा, समृद्ध, शांतिपूर्ण और खुशहाल। उन्होंने नाचकुमार की ओर देखा और कहा, अब मैं निश्चिंत हूं। मेरा अभिमान, जो कभी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, अब सेवा और त्याग में बदल चुका है। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। नाचकुमार मुस्कुराए और बोले, और यही तुम्हारी सच्ची विजय है सत्यभामा। समाप्त। सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि असली महानता शक्ति या सौंदर्य में नहीं, बल्कि सेवा, ज्ञान और परोपकार में होती है। अहंकार का अंत ही सच्ची विजय का आरंभ है। सत्यभामा की विरासत। सत्यभामा और नाचकुमार के नेतृत्व में विदेह राज्य समृद्धि और न्याय का प्रतीक बन चुका था। उनके आदर्श और शासन प्रणाली इतनी प्रभावशाली थी कि पड़ोसी राज्यों ने भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने प्रशासन में सुधार किए।
सत्यभामा के कार्यों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। संतोष और त्याग, समय बीतता गया और सत्यभामा तथा नाचकुमार वृद्ध होने लगे। अब उन्होंने राज्य के कार्यों को अपने योग्य मंत्रियों और सेनापतियों को सौंपना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वे स्वयं कभी भी जनता से दूर नहीं हुए। वे हमेशा आम नागरिकों से मिलते, उनकी परेशानियों को समझते और समाधान निकालते। एक दिन सत्यभामा ने नाचकुमार से कहा, हमने जो कुछ भी किया वह सब लोक कल्याण के लिए था, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने शेष जीवन को ध्यान और साधना में बिताएं। नाचकुमार ने उनकी भावना को समझा और दोनों ने राज्य की गद्दी अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंपने का निर्णय लिया। त्याग और संन्यास शासन छोड़ने के बाद सत्यभामा और नाचकुमार ने विदेह राज्य से दूर एक आश्रम की स्थापना की, जहां वे आध्यात्मिक साधना करने लगे। उनके साथ कई विद्वान और सेवक भी थे, जिन्होंने ज्ञान और शांति की खोज में उनका अनुसरण किया। सत्यभामा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्त्रियों के लिए एक आश्रम खोला, जहां उन्हें शिक्षा, स्वावलंबन और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता था। यह आश्रम आगे चलकर नारी सशक्तिकरण का केंद्र बना। अंतिम यात्रा एक दिन सत्यभामा ध्यान में लीन थीं, जब उन्होंने नाचकुमार से कहा, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं इस संसार से संतुष्ट होकर विदा ले रही हूं। नाचकुमार ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई दुख नहीं था, केवल शांति और संतोष था। सत्यभामा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन होते हुए अपनी अंतिम सांस ली। विदेह राज्य में यह समाचार पहुंचते ही सभी शोक में डूब गए। जनता ने सत्यभामा को देवी के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उनके नाम पर कई मंदिर और शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए। सत्यभामा की अमरता, सत्यभामा केवल एक रानी नहीं थी, वे नारी शक्ति, परोपकार और त्याग की प्रतीक बन चुकी थीं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची महानता धन, सत्ता या सौंदर्य में नहीं, बल्कि सेवा, ज्ञान और त्याग में होती है। आज भी विदेह की भूमि पर सत्यभामा की गाथाएं सुनाई जाती हैं। वे अमर हो चुकी थीं, अपने कार्यों, अपने त्याग और अपनी निस्वार्थ सेवा के कारण समाप्त।